अगर किसी स्टूडेंट के नंबर कम आए तो क्या इसका मतलब ये है कि वह बच्चा प्रतिभाशाली नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसी सोच को बदलने के लिए आया सीसीई। नमस्कार दोस्तों, आज हम शिक्षा के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सीसीई यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे। सीसीई का पूरा नाम है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसका अर्थ होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जो केवल परीक्षा के अंकों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि छात्र के संपूर्ण विकास जैसे कि पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, रचनात्मकता, व्यवहार, जीवन कौशल और व्यक्तित्व का भी आकलन करती है। पहले शिक्षा व्यवस्था में छात्रों का मूल्यांकन मुख्य रूप से वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर किया जाता था, लेकिन हर छात्र की प्रतिभा अलग अलग होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल में, तो कोई कला और रचनात्मक कार्यों में अच्छा होता है। इसलिए सीसीई का उद्देश्य है कि छात्र का मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए और समग्र तरीके से होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ताकि उसके विकास के हर पहलू को समझा जा सके। अब सवाल यह है कि सीसीई में कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव का वास्तविक अर्थ क्या होता है और ये पारंपरिक परीक्षा प्रणाली से कैसे अलग है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सीसीई की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये जब 1986 की एजुकेशन पॉलिसी आई थी तब भी इसका जिक्र किया गया था, लेकिन सीबीएसई ने 2009 में इसको आधिकारिक रूप से लागू कर दिया और इसके बाद बहुत सारे स्टेटों ने इसको अपनाया। और आज हम देखते हैं कि एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से, एनसीएफ ने 2000 एनसीएफ जो 2005 है उसमें, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, इन सब में सीसीई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। सीसीई क्या है? अगर हम पहले इसके अर्थ को समझें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि सतत और व्यापक। सतत का मतलब होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। तो ये एक ऐसा मूल्यांकन है जो पूरे वर्ष लगातार किया जाता है। सिर्फ साल के अंत में परीक्षा लेकर किए जाने वाला मूल्यांकन ये नहीं है। इसको हम बच्चों का पूरे साल ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे ने क्या प्रगति की। इसमें बच्चों के क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, उसके ओरल क्वेश्चंस, क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट, उसके एक्टिविटीज़, उसका कोऑपरेशन, जो भी उसके अचीवमेंट होते हैं, सबको टीचर पूरे साल ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, यानी कि जो बच्चे का मूल्यांकन है वो केवल एक शैक्षणिक उपलब्धि के आधार पर नहीं होगा, बल्कि जो भी बच्चे के विभिन्न पक्ष होते हैं, बच्चे का जो भी एरिया है डेवलपमेंट का, उन सबको देखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चे के स्कॉलस्टिक एरियाज, लाइक जो हमारे सब्जेक्ट है भाषा, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान आदि, जो भी कुछ उसकी एजुकेशन है। उसके अलावा जो बच्चे कॉलिस्टिक एरियाज होते हैं, जैसे कि सामाजिक कौशल्स क्या है, बच्चों की भावनात्मक विकास, उसका व्यवहार, उसका सहयोग, उसकी क्रिएटिविटी, खेल कूद में बच्चा कितना पार्टिसिपेट करता है, उसकी आर्ट, जो भी उसके वर्क एक्सपीरियंस आदि हैं, क्लासरूम में बच्चा कैसे बिहेव करता है, कितना कोलैबोरेट करता है लोगों के साथ, कितना कोऑपरेटिव लर्निंग करता है, जो भी बच्चे के सारे पक्ष होते हैं, जो भी बच्चे के विकास है, जो भी हमारे विकास के डायमेंशंस हैं, सबको यहाँ पर बच्चों की मॉनिटरिंग किया जाता है। तो जो ये सीसीई है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि जो मूल्यांकन है वो बहुत व्यापक स्तर पर होता है। केवल बच्चे के एग्जाम के मार्क्स देखकर ही उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, बच्चे का बहुत व्यापक, उसके जो भी विकास के पक्ष हैं, सभी पक्षों को देख करके उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब समझते हैं कि सीसी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सीसी का उद्देश्य केवल बच्चों को मार्क्स देना नहीं है, बल्कि उनके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को समझना है और जो उनके सीखने में कमियां आ रही हैं, जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उनको दूर करना है। ठीक है, सबसे पहला उद्देश्य है कि बच्चे की सीखने की प्रगति को जानना, बच्चे ने कितना सीखा है, उसके लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को पहचानना, और उसको पहचानने के बाद उसको टाइम पर रेमेडियल टीचिंग देना, बच्चे को टाइम पर फीडबैक देना, बच्चे के शैक्षिक विकास को देखना, उसकी को स्कॉलस्टिक विकास को देखना, एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कम करना। बच्चों पे जो एग्ज़ाम का बर्डन होता था कि बच्चों को लगता था केवल एग्ज़ाम में मार्क्स लाना ही उसकी विकास है, उसकी प्रगति है, और पेरेंट्स भी ऐसा ही मानते थे। तो इस धारणा को ख़त्म करने में सीसीई ने बहुत अच्छी पहल की। यहाँ पर बच्चों को रटने की बजाय समझ पर जोर दिया गया, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें भी सुधार किया गया। टीचिंग के नए नए मेथड्स आए, टीचिंग को बहुत ज़्यादा इनोवेटिव बनाया गया। तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के आने से टीचर का जो एक वो था ना गोल कि बच्चों के सिर्फ मार्क्स लेकर आने हैं, वो हटकर टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी, सबका फोकस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे चला गया। ये बच्चों की 360 डेवलपमेंट की बात करता है कि बच्चों का समग्र विकास होना चाहिए। आप समझते हैं कि सीसीई में असेसमेंट कैसे होता है, असेसमेंट के क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में भी कवर किए थे, आज फिर से समझते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो सीखने के दौरान मूल्यांकन किया जाता है। जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं
उसी दौरान हम बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। इसमें हम बच्चे की कठिनाई को पहचानते हैं, उस पर काम करते हैं, अपने टीचिंग में सुधार करते हैं और लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, तो बच्चे से क्विज़ लेकर के, ओरल क्वेश्चन पूछ के, क्लास एक्टिविटी के द्वारा, असाइनमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, कोई वर्कशीट दे करके, प्रोजेक्ट दे करके या फिर यूनिट टेस्ट दे करके भी हम बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग लर्निंग होता है, लर्निंग के दौरान इसको किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो है वो हमारी लर्निंग के बाद होता है, सीखने के बाद का मूल्यांकन है। इसमें किसी निश्चित अवधि के अंत में बच्चे की उपलब्धि देखी जाती है। सपोज आपने पूरे साल बच्चों को पढ़ा दिया है, अब बच्चों का एक फाइनल एग्जाम हो रहा है और हम देख रहे हैं कि बच्चे ने कितनी प्रगति की। तो इसका उद्देश्य लर्निंग में सुधार करना नहीं है, बल्कि बच्चे का आउटकम देखना है कि बच्चे ने कितना विकास किया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है टर्म एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन, एंड ऑफ कोर्स टेस्ट। अगर हमने पूरा कोर्स कवर करा दिया उसके बाद हम टेस्ट ले रहे हैं, तो ये सब हमारे समेटिव असेसमेंट हैं। समेटिव असेसमेंट में भी हम बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट देखते हैं। अब समझते हैं कि सीसीई और परीक्षा में क्या अंतर है। सीसीई केवल एक मूल्यांकन है जो निरंतर चलता है और परीक्षा एक निश्चित समय पर होती है। सीसीई का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, ये हमारे सभी विकास के क्षेत्रों को मूल्यांकन करती है। वहीं परीक्षा केवल हमारे एकेडमिक अचीवमेंट को देखती है। सीसीई का कई सारी विधियां हैं, कई तरीके से हम सीसीई कर सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा है वो केवल रिटर्न आधार पर होती है। ठीक है, सीसीई में हम फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आपने बच्चों का इवैल्यूएशन किया, आप बच्चों को फीडबैक दीजिए, वो उसमें सुधार करेगा। वहीं जो हमारे एग्जाम होते हैं वहाँ केवल हमारे मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सबका फोकस मार्क्स और परसेंटेज पर होता है। सीसीई में सुधार के अवसर मिलते हैं और एग्जाम में केवल रिजल्ट पर फोकस होता है, परिणाम पर जोर दिया जाता है। सीसीई में हम बच्चे की कठिनाई को पहचानते हैं, सुधार का क्षेत्र यहाँ पर होता है, उसके बाद हम बच्चे पे सुधार कर सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा में केवल प्रदर्शन बताता है कि बच्चे ने कितना विकास किया है। क्लियर है? अब समझते हैं कि सीसीई पैटर्न को बढ़ाने के लिए टीचर किस तरह से रोल प्ले करता है। तो टीचर को बच्चों का लगातार ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को पहचान कर उन डिफ़िकल्टीज़ पर काम करना चाहिए और बच्चों को रेमेडियल टीचिंग देनी चाहिए। समय पर बच्चों को फीडबैक दें, उनको बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग असेसमेंट मेथड यूज़ करने चाहिए। बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके टीचिंग मेथड यूज़ करने चाहिए। बच्चों की केवल मार्क्स पर डिपेंड नहीं होना है, बच्चों को मार्क्स की वैल्यू ज़्यादा बच्चों को मार्क्स की वैल्यू ना बताए, बल्कि बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए और असेसमेंट को बच्चों का आउटकम नहीं बल्कि उनके लर्निंग सुधारने का एक माध्यम समझना चाहिए। तो इस तरह की थिंकिंग टीचर की होनी चाहिए जिससे कि सीसीई को अच्छे से अपनाया जा सके, इसको बढ़ाया जा सके। अब समझते हैं सीसीई में फीडबैक का क्या वैल्यू होता है। फीडबैक होता है बच्चे को उसके प्रदर्शन के बारे में आपने उपयोगी जानकारी बच्चे को दी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होती है फीडबैक की, अगर आपने फीडबैक टाइम पर नहीं दिया तो फिर उस फीडबैक की कोई वैल्यू नहीं बचती है। ठीक है, तो अगर फीडबैक आपको देना है तो आप बच्चे को टाइम पर दीजिए ताकि बच्चा उसको सही समय पर उसमें करेक्शन कर सके। फीडबैक देना किस तरीके से है, बच्चों को कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलना होता कि तुम्हारा काम खराब है, बल्कि ऐसे बोलना है कि तुमने देखो इतना वाला पोर्शन तो अच्छा किया है, तुम्हें अच्छे से समझ में आया, लेकिन यहाँ पर तुम्हें मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी डिफ़िकल्टीज़ है, अभी मैं तुम्हें दोबारा समझाती हूँ और हम मिलकर इस पर काम करते हैं। इस कैलकुलेशन को आप दोबारा देखो, थोड़ा इस पर फोकस करो, फिर आप अच्छे से कर पाओगे। इस तरह मैं बच्चों को मोटिवेट करते हुए हमें बच्चों की कमियाँ दिखानी होती हैं, ना कि सीधा बच्चों को हमें डराना होता है और बच्चों को डिमोटिवेट करना होता है। अब बात है कि टीचर का फीडबैक होना कैसा चाहिए, तो वो स्पष्ट हो, बच्चा समझ जाए कि टीचर ने मुझे क्या बोला है। फीडबैक रचनात्मक हो जिससे बच्चों को सीखने में हेल्प मिले। फीडबैक टाइम पर दिया गया हो ताकि बच्चे के पास सुधार का भी टाइम हो, उसमें सुधार में सहायक हो। फीडबैक ऐसा हो कि आप बच्चे की हेल्प करने के लिए भी आगे दिखें, बच्चों को अपने साथ प्रोत्साहित करने वाला हो, ना कि बच्चों को डिमोटिवेट करने वाला हो। ठीक है, आप समझते हैं सीसीई में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे में अंतर हो सकता है। कोई बच्चे का इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा, किसी बच्चे की लर्निंग स्पीड अच्छी होगी, किसी का इंटरेस्ट एरिया दूसरा होगा, किसी की एबिलिटी कहीं ज़्यादा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई लैंग्वेज में अच्छा है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सोशल होता है, कोई बहुत ज़्यादा शाय होता है। सबके लर्निंग स्टाइल अलग अलग होते हैं। तो ये जो बच्चे के अंदर डिफरेंस है इनको ही हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो सबकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए एक ही परीक्षा के आधार पर हम बच्चों का उचित मूल्यांकन नहीं कर पा रहे थे। हमने एक रिटन एग्जाम लिया और कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा सीखता है, बहुत अच्छा बोलता है, समझता भी अच्छा है पढ़ने में, लेकिन उसकी लिखने की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। अब वो एग्ज़ाम में 3 घंटे में अपने पूरे ज्ञान को नहीं प्रदर्शन कर पा रहा और हम मार्क्स से जज कर लेंगे कि बच्चा जो है पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे का एक अच्छे से इवैल्यूएशन नहीं हुआ, जिस तरह से इवैल्यूएशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो सीसीई ने इस चीज़ को रिप्लेस किया
और इससे हमें पता चलता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रख करके सीसीई में इवैल्यूएशन होता है। इसलिए एक ही परीक्षा का आधार पर सभी बच्चों का मूल्यांकन करना उचित नहीं था, तो सीसीई के द्वारा सभी बच्चों का, सभी पक्षों का इवैल्यूएशन हो पाता है। पूरे वर्ष जो हम बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं, उस इवैल्यूएशन को करने में हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सीसीई में उपयोग होने वाले कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। टीचर बच्चे का पूरे वर्ष भर ऑब्जर्वेशन करता है, बच्चे के कार्यों को देखता है। सेकंड है चेकलिस्ट। उसमें बच्चे के जो निर्धारित व्यवहार हैं, कौशल हैं, कौन कौन सा कौशल बच्चे के अंदर मौजूद है, कौन सा नहीं है। जैसे बच्चा कोऑपरेटिव है, यस नो टिक लगाएंगे, नहीं है तो क्रॉस लगाएंगे। इस तरह से बच्चे की चेकलिस्ट बनाई जाती है। बच्चे को रेटिंग स्केल दिया जाता है कि बच्चा डांस में कैसा है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इस तरह से बच्चे का रेटिंग स्केल किया जाता है। आर्ट में कैसा है, ठीक है। फिर है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। बच्चे को कोई भी इंपॉर्टेंट व्यवहार है, कोई संक्षिप्त घटना है, कुछ बच्चे ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, कुछ बहुत बुरा व्यवहार कर दिया है, तो उसको हम अपने एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में नोट करते हैं। फिर है उसके बाद पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बच्चे के समय के साथ किए गए सभी कार्यों का संग्रह होता है। जो भी बच्चे ने एक्सपेरिमेंट क्लास में किया, एक्टिविटी है, कोई लेटर है, कुछ भी है जो हम बच्चे से करवाते हैं, कोई अधूरी कहानी हमने पूरी कराई है, तो वो सारी चीज़ें हम बच्चों की अपनी पोर्टफोलियो फाइल में इकट्ठी करके रखते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट। किसी विषय पर बच्चे को एक सुसंगठित तरीके से जो बच्चा काम करके लाता है, उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। फिर असाइनमेंट। बच्चे को असाइनमेंट दिया जाता है लर्निंग करने के लिए, तो बच्चे ने उससे क्या सीखा वो असाइनमेंट से हमें पता चलता है, ठीक है। क्विज टेस्ट हो गए। सेल्फ असेसमेंट, बच्चा अपने आप को कितना समझता है, बच्चा भी तो अपना मूल्यांकन खुद करता है ना। फिर उसके बाद पीयर असेसमेंट, उसके साथी उसके बारे में कैसा असेस करते हैं, क्या मूल्यांकन करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हम बच्चों का साल के लास्ट में उसका पूरा इवैल्यूएशन उसके रिपोर्ट कार्ड में दिखाते हैं। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यहाँ पर बच्चे के समग्र पक्षों का, सारे जो पक्ष हैं सबके ऊपर चर्चा की जाती है, सबको रिकॉर्ड किया जाता है, बच्चे के पूरे बिहेवियर को नोटिस किया जाता है और बच्चे के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का आउटकम आता है, ना कि केवल उसके रिटन एग्जाम का आउटकम आता है। अब समझते हैं पोर्टफोलियो क्या है। हमने लास्ट क्लास में भी किया था। पोर्टफोलियो बच्चों के कार्यों का एक व्यवस्थित संग्रह होता है। यहाँ पे बच्चे ने पूरे वर्ष भर जो भी कोई ड्राइंग की है, वर्कशीट की है, असाइनमेंट किया है, एक्टिविटीज़ की हैं, कोई भी उसको कोई राइटिंग सैम्पल्स है, कोई भी बच्चे ने मॉडल बनाया है, कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई साइंस लैब में कोई एक्टिविटी की है, सभी चीज़ों को हम उसकी एक फ़ाइल में इकट्ठी करके रखते हैं। इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है कि बच्चे को सीखने में कहाँ कठिनाई हो रही है, उस कठिनाई वाले क्षेत्र को टीचर पहचानता है। उसको पहचानने के बाद टीचर उस पर काम करता है, ठीक है। तो जो कठिनाई के क्षेत्र को पहचानना है, उस कठिनाई वाले क्षेत्र को जो पहचानने का मूल्यांकन है, उसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। तो केवल टीचर ये मार्क्स नहीं देता बच्चों को, बल्कि टीचर ये भी चेक करता है कि बच्चे ने गलती कहाँ की है, बच्चे से गलती कहाँ हो रही है, कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। इस चीज़ को हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रेमेडियल टीचिंग। जो बच्चे की हमने कठिनाई को पता लगाया है, अब उस कठिनाई को दूर करने के लिए टीचर बच्चे की किस तरह से विशेष हेल्प करती है, या क्या अपने टीचिंग मेथड्स यूज़ करती है, क्या प्लान करती है और कैसे उस बच्चे को प्रॉब्लम से बाहर निकालती है, उसको हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। अब हम देखते हैं सीसी में अच्छे असेसमेंट की क्या विशेषताएं होती है। जो आपका असेसमेंट है वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब है कि आप जिस चीज़ को मापने के लिए आपने उसको बनाया है वो एक्चुअल में उसको मापे। फॉर एग्जांपल, हमने एक एग्ज़ाम बनाया, मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बनाया और हमें बच्चे की मैथ्स की क्षमता को मापना है, लेकिन हमने उसमें क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो इतनी टफ कर दी कि बच्चा ना तो क्वेश्चन समझ पा रहा है और ना ही अब मैथ्स को सॉल्व कर पा रहा है। तो ये हमारा जो असेसमेंट था, ये बच्चे की जिस चीज़ को मापने के लिए बनाया गया था उसको नहीं मेज़र कर पा रहा, तो ये वैलिड नहीं है। तो हमारा असेसमेंट कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। उसके बाद रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब होता है कि आप अगर उसी टेस्ट को एक बच्चे पर बार बार करते हैं तो लगभग परिणाम सेम आता है। फिर वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, लर्निंग को इम्प्रूव करने वाला होना चाहिए और रोड लर्निंग पर आधारित नहीं होना चाहिए। बच्चों को पहले से नहीं पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है या आज क्या होने वाला है। अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं तो वो रैंडमली होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सीसीई किन किन बातों का खंडन करता है। सीसीई पैटर्न में हमें किन बातों को नहीं करना है। तो केवल मार्क्स पे जोर नहीं देना है, बच्चों के आपस में तुलना नहीं करनी है, फाइनल एग्जामिनेशन के मार्क्स पर डिपेंड नहीं रहना है, बच्चों को लेबल नहीं करना है, असेसमेंट को एक पनिशमेंट नहीं बनाना है, असेसमेंट को एक इन्जॉयमेंट की तरह बनाना है, रोड लर्निंग को हमें अवॉइड करना है, रोड लर्निंग की जाँच करने की बच्चा रट के तो नहीं कर रहा है, और कमज़ोर बच्चे को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। कमज़ोर बच्चों पे हमें इक्वल फोकस करना है और उनके नीड के अकॉर्डिंग हमें अपना टीचिंग मेथड प्लान करना है। अब रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। सीसी का मतलब है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टीन्यूअस का मतलब है पूरे लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जो समग्र विकास के सभी पक्षों को करता है।
फॉर्मेटिव लर्निंग को सुधारने के लिए ड्यूरिंग टू लर्निंग किया जाता है। समेटिव लर्निंग अचीवमेंट जानने के लिए बाद में किया जाता है। डायग्नोस्टिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को पहचानने के लिए किया जाता है। रेमेडियल डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए की जाती है। पोर्टफोलियो में बच्चे के सभी इंपॉर्टेंट कार्यों का संग्रह होता है। सेल्फ असेसमेंट होता है, बच्चा अपना मूल्यांकन स्वयं कर रहा है। और पीर असेसमेंट का मतलब है कि जो सहपाठी है वो बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। अब टाइम है PYQs लगाने का। क्वेश्चन नंबर 1 है, CCE में क्या शामिल होता है? केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट, केवल समेटिव असेसमेंट, केवल डायग्नोस्टिक असेसमेंट, या फिर ऑप्शन डी फॉर्मेटिव एवं समेटिव दोनों और विभिन्न तरीकों के साथ? तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, CCE को प्रभावी बनाने के लिए टीचर को किस पर जोर देना चाहिए? केवल लास्ट एग्जाम पर, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर, केवल पेपर और पेंसिल टेस्ट पर, केवल मार्क्स पर? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पर फोकस करना है, जो कि ड्यूरिंग टू लर्निंग चलता रहता है और पूरे साल चलता रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में पोर्टफोलियो महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि इसे बनाना आसान होता है, इसमें बहुत कम जानकारी होती है, इससे बच्चों की विकसित स्किल का पता चलता है, ये प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। इससे बच्चे की विकसित स्किल्स का पता चलता है, पूरे साल बच्चे ने क्या क्या कार्य किया वो सब इकट्ठा होता है और बच्चे की स्किल का इससे हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा CCE को सपोर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है? केवल बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, ऑप्शन डी स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को फाइनल ग्रेड देना, बच्चों की रैंकिंग करना, सीखने में सुधार के लिए फीडबैक देना, केवल परीक्षा परिणाम तैयार करना? तो बच्चों को सीखने में सुधार के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं ड्यूरिंग टू लर्निंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बाद सामान्यतः क्या किया जाता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बाद सामान्यतः रेमेडियल टीचिंग की जाती है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, CCE में असेसमेंट को किस प्रकार किया जाना चाहिए? केवल वर्ष के अंत में, केवल लिखित परीक्षा द्वारा, लगातार और बच्चों के व्यापक विकास को ध्यान में रखकर, केवल मार्क्स के आधार पर? ऑप्शन सी इज राइट हेयर, लगातार और बच्चे के व्यापक विकास को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोर्टफोलियो किसका उदाहरण है? असेसमेंट टूल का, इंटेलिजेंस टेस्ट का, केवल समेटिव एग्जामिनेशन का, या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट का? तो ये हमारे असेसमेंट टूल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को आपस में तुलना करना, एकेडमिक मार्क्स देखना उनके, या फिर बच्चे के विकास और लर्निंग प्रोग्रेस को समझना और सुधारना? ऑप्शन सी इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक टीचर बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टीज को पहचान कर उनके लिए अलग सहायता प्रदान करता है, ये किससे संबंधित है? रेमेडियल टीचिंग, समेटिव असेसमेंट, रैंकिंग, नॉर्म रेफर्ड असेसमेंट? तो यहाँ पर बच्चे के लिए रेमेडियल टीचिंग का प्लान किया जा रहा है, तो ये बच्चे की रेमेडियल टीचिंग है, क्योंकि पहले इन्होंने डिफिकल्टीज़ को पहचाना है, फिर रेमेडियल टीचिंग के लिए प्लान किया है। ठीक है। क्वेश्चन का 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।